आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीआई और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। लाइफ हाई पर हम थोड़ी कॉलर ऊंची कर रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि ओहो हमने बड़ा तीर मारा है। बताएं सर, वाकई में हमने कुछ कमाल किया है या अभी हम भी सब दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं उनके साथ साथ? नहीं सर, बहुत अच्छा खबर है कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया और काफ़ी आई थिंक आपने बात बताई थी शायद 280 या 290 सेशंस बाद बनाया है। मैं आपका पोस्ट देख रहा था, लेकिन शायद पोर्टफोलियोज में वो हाई नहीं लगा है। अगर आप पोर्टफोलियोज ब्रॉडर देखेंगे, अगर आप मल्टी कैप पोर्टफोलियो में हैं तो वो अभी भी 24-25 हज़ार वाले लेवल पे ही है। और उसका रीज़न ये है अनिल जी कि अगर आप निफ्टी 500 कंपनीज देखें तो सिर्फ 177 कंपनीज ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो लगभग टू थर्ड इंडेक्स जो है अभी भी नेगेटिव है। और हमने देखा Q2 की अर्निंग्स के बाद स्मॉल कैप में करेक्शन आया है, क्योंकि कुछ बहुत सारे पॉकेट्स में अर्निंग वीक थी और वहां पे बाजार ने काफी करेक्ट किया है। तो ब्रेथ ऑफ द मार्केट अभी भी अनिल जी 24,500 वाली है 26,000 वाली नहीं है। बट ब्रॉडर कैचअप होगा, दो तीन अच्छी चीजें हो रही हैं, रिफॉर्म्स पे काफी बड़ा पुश आ रहा है। तो ग्रेजुअली मुझे लगता है बाजार की ब्रेथ इंप्रूव होगी, तब शायद पोर्टफोलियो और बेटर फील करेगा अनिल जी। ओके, परफेक्ट, ये है आपके लिए। बात तो सही है। लेवल 26,000 के हैं और पोर्टफोलियो 24,000 का। अब जो लोग दुखी हैं कि भाई मेरे तो शेयर बढ़ ही नहीं रहे, जो बढ़ रहे हैं वो मेरे पास है नहीं, वो क्या करें? तो अनिल जी, ये मार्केट एक बहुत क्लियर सिग्नल दे रहा है कि जहाँ अर्निंग ग्रोथ अच्छी है उसको रिवॉर्ड कर रहा है। आप देखिए, ऑटो में एम&एम के नतीजे अच्छे थे तो न्यू हाई बनाया। टाटा मोटर्स के नतीजे अच्छे नहीं थे तो टाटा मोटर्स जो है वो नहीं अच्छा किया, करेक्शन मोड में है। तो एक हर सेक्टर में आप वो फार्मा देखिए, इवन जो आईटी जैसे सेक्टर में भी बाजार डिफरेंशिएट कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि तीन चार चीजें सरकार कर रही है जिसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। एक, कंजम्पशन में तेजी देखने को मिलेगी जनवरी अर्निंग्स में, स्पेशली डिस्क्रिशनरी में, ऑटो में। टू व्हीलर्स में हम मुझे लगता है और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये सीजन बहुत अच्छा जा रहा है जो हमारे चैनल चेक्स हैं। और टू व्हीलर में ईवी ईवी एडॉप्शन भी बढ़ रहा है। 7-8% से धीरे धीरे मुझे लगता है ये एक दो साल में 12-13-14% पहुंचेगा। तो टीवीएस मोटर्स हैं, जो ईवी रिलेटेड एंसिलरीज हैं वहां पे मौके बन रहे हैं। सरकार ने लेबर रिफॉर्म किया है, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, उसके बारे में शायद इतनी चर्चा नहीं हुई है। तो इसका इम्पैक्ट इंफ्रा पे, ईपीसी कंपनीज पे, टेक्सटाइल्स पे, प्लेटफॉर्म कंपनीज पे, जहाँ गिग वर्कर्स को भी फॉर्मलाइज किया है, बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और अभी भारत बात कर रहा है इंस्पेक्टर राज हटाने की, न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की। तो बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। और जहां जहां ये रिफॉर्म्स हो रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, चाहे वो लेबर रिफॉर्म्स है, इसका एसएमईज पे, छोटी कंपनीज में बहुत अच्छा बेनिफिट आने वाला है 1 लाख के बाद। तो ये पोर्टफोलियो आपको कंजम्पशन में, थोड़ा बहुत ऑटो में, कुछ सिलेक्टिव मौके जैसा मैंने बोला कैपिटल गुड्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर स्पेस में, और एक बहुत टाइम के बाद बैंकिंग और एनबीएफसीज में माहौल बदला है। मुझे लगता है वहां पे अभी भी स्ट्रेंथ है। तो इन पॉकेट्स में अगर आप फोकस करेंगे तो पोर्टफोलियो की ब्रेथ इंप्रूव होगी और आप अच्छा कैचअप कर सकते हैं मार्केट के साथ। बिल्कुल ठीक बात है। तो आएगा आपके भी पोर्टफोलियो में, अगर सही शेयर है तो फिर चिंता करने की बात नहीं है। लाइफ हाई पर तो आ चुके हैं, बट व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या? कैसा है डायरेक्शन, क्या है ट्रिगर्स जिन पर आपकी नज़र है, और कैसे देख रहे हैं फिर बाजार को आप आगे बढ़ते हुए? अनिल जी, एक बड़ा ट्रिगर यूएस के साथ ट्रेड डील है। हम माने नहीं माने, नंबर्स का एनालिसिस करें, एफआई कल भी सेलर्स थे, अभी भी 80-82% शॉर्ट है। तो मुझे लगता है वहाँ एक एक डील होना जरूरी है। और अगर ज्यादा डिले होता है इसमें तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। कहीं ना कहीं बाजार को ये लग रहा है कि भारत को एक कम टैरिफ पे डील हो जाएगा, पहला ट्रांच हो जाएगा, और उस बेसिस पे थोड़ी सी मार्केट में वैलेंसी आएगा तो उसका और तेजी का इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर डील डिले होती है या टैरिफ थोड़ा ज्यादा लगता है डील में, तो ये एक थोड़ा-सा बाज़ार के लिए डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, बट वो टेम्परेरी होगा। वो इवेंट क्रॉस हो जाएगा और बाज़ार फिर मूव ऑन करेगा। जैसा मैंने बोला, बजट सेशन इम्पोर्टेंट है अनिल जी, और रिफॉर्म देखने को मिल रहे हैं। विंटर सेशन में हम देखते हैं कौन-कौन से बिल स्टेबल होते हैं। चाहे वो एटॉमिक एनर्जी बिल है, इंश्योरेंस बिल है, इंस्पेक्टर राज पे नीति आयोग ने बोला है कि हटाने की बात की है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रिफॉर्म है। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बस एक जो सेंटिमेंटल इवेंट है, जो बैरियर है यूएस ट्रेड का,
वो एक पाथ क्रॉस करना पड़ेगा। दूसरा हमें देखना है कि बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज़्यादा ना बढ़े, या जापान में या यूएस में। वो एक ट्रिगर हो सकता है। अगर बॉन्ड यील्ड गिरती है, जापान की यील्ड थोड़ी कम आती है, उनका 30-40 ईयर बॉन्ड लाइफ हाई पे है। यूएस की बॉन्ड यील्ड अगर 4% से और नीचे आती है, तो बॉन्ड यील्ड्स में अगर थोड़ी सॉफ्टनिंग होगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। थोड़ा एआई ट्रेड में सॉफ्टनिंग होगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, बट ओवरऑल मैं कंस्ट्रक्टिव हूँ। मेरा ये मानना है कि शुरुआत साल की बहुत बेहतर होने वाली है, जो 2025 रहा है उससे। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई है। आइए इसके साथ बढ़ते आगे, और एक बड़ा डेवलपमेंट जो कल हुआ है सेबी की तरफ से, उस पर भी मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ कि बी 30 टॉप के 30 शेयरों के अलावा अगर कोई दूसरी जगह से पैसा आता है म्यूचुअल फंड्स के पास में, तो वो ज़्यादा इंसेंटिव अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सकते हैं। सर, इस बदलाव का कितना असर, कैसे सर आप देखते हैं, क्योंकि आपकी तो बड़ी गहरी पकड़ है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, म्यूचुअल फंड्स के कामकाज पे, बताएं सर। सर, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आप देखिए 30,000 करोड़ की एसआईपी बुक जो है, उसमें से 10,000 करोड़ बी 30 से है। बी 30 वो शेयर है जो टॉप 30 के बाहर है। मेरे हिसाब से ये अपने आप में बहुत बड़ा। किसने सोचा था कोविड में कि वन थर्ड एसआईपी बुक, पहले तो एसआईपी बुक 7,000 से 30,000 करोड़ हो जाएगी 4 साल में, और 30,000 करोड़ में एक तिहाई जो है टीयर 2 टीयर 3 टाउन से आएगा, इनफैक्ट टीयर 3 टाउन से आएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और मैं ये बोलता रहा हूँ कि जो न्यू जनरेशन है वो इंक्रीमेंटली फाइनेंशियल एसेट्स को कर रही है, और एमएफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने से फ़र्क पड़ेगा। अगर आप अनिल जी कंपेयर करेंगे इंश्योरेंस के कितने ब्रोकर हैं और म्यूचुअल फंड के, अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर देखेंगे, हालाँकि 3 लाख से ऊपर एआरएन रजिस्टर्ड है, एक्टिव मुश्किल से 90,000 है। हम जो इंडस्ट्री 70-75 लाख करोड़ पे हो गई है, वहाँ पे सिर्फ और वो इनकरेज करना ज़रूरी है छोटे शहर में, क्योंकि कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। तो मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव मूव है। और ये एसआईपी बुक अनिल जी, मैं आपके शो पे बोल रहा हूँ, ये 2-3 साल में 50,000 करोड़ हो जाएगी। पिछले साल हमने 7 लाख करोड़ की डीआई की बाइंग देखी है, और एफआईआई ने 5 लाख करोड़ से ऊपर की सेलिंग करी है, तब भी बाजार 26,000 पे खड़ा है। मेरे हिसाब से हम बहुत जल्दी $100 बिलियन सिर्फ एसआईपी फ्लोज देखने वाले हैं, और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ड्राइवर है मार्केट का। आप देखिए कितने प्रमोटर एग्जिट्स हुए, पी एग्जिट्स हुए हैं, डोमेस्टिक सप्लाई कितनी ज्यादा है। हम एफआई की तरफ देखते हैं, अब डोमेस्टिक सप्लाई देखिए, शायद एफआई आउटफ्लो से ज्यादा है। वो सब एब्जॉर्ब हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है। और मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, जिसने हमें जो टर्बुलेंट 2025 था, उसमें हमें काफ़ी कुशन दिया है। तो ये आपके लिए बड़ा बदलाव जो आता दिख रहा है। लेबर रिफॉर्म्स भी होते हुए दिखे हैं सर, आपकी बड़ी पैनी नज़र रहती है पॉलिसी मैटर्स को लेकर भी। क्या वाकई में कॉर्पोरेट इंडिया के लिए ये बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? काफ़ी बड़े होंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे लेबर रिफॉर्म्स है, इंस्पेक्टर राज की अगर हम बात कर रहे हैं कम होने की, एटॉमिक एनर्जी में अगर हम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन करते हैं, और एक बहुत क्रिप्टिक ट्वीट था पीएमओ का कि इस स्पीड से हम रिफॉर्म कर रहे हैं जो स्पीड पहले कभी देखी नहीं होगी। मुझे लगता है ये, और कई बार मेरे मेरे क्लाइंट हैं मार्केट में 20 साल से, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली, बोला कि आप ट्रेड डील को लेके निराश हैं, बट शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जो रिफॉर्म अब हम देख रहे हैं, चाहे वो जीएसटी में हुआ हो, चाहे और पॉलिसी चेंजेस, वो शायद इस स्पीड से नहीं होता अगर हम पे थोड़ी सी ट्रबल नहीं होती। तो मुझे लगता है कि कई बार इंडिया हमेशा क्राइसिस में अच्छा किया है, चाहे वो 91 का क्राइसिस रहा हो, चाहे वो पोस्ट कारगिल रहा हो, चाहे जब हम पे बैन लगा हो, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। मुझे लगता है यहाँ पे हम, और कभी ना कभी अनिल जी ट्रेड डील भी होगी, देर सवेरे होगी, होगी ज़रूर। तो मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स इकोनॉमी में आ रहे हैं, और रिफॉर्म का इम्पैक्ट बहुत लंबा होता है। तो कोई भी डिप बाजार में आता है उसको यूज़ करिए। थोड़ा-सा मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि पोर्टफ़ोलियो को बैलेंस रखिए। कहीं न कहीं हमने फ़िक्स इनकम को, गोल्ड को पोर्टफ़ोलियो से हटा दिया था, क्योंकि सब एक रिटर्न चेज़ कर रहे थे। थोड़ा-सा रिस्क भी मैनेज करिए। मुझे लगता है आरबीआई भी और पॉलिसी में रेट कट और करेगा, और मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ जी, कुछ टाइम बाद भारत की बॉन्ड यील्ड और जो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स हैं, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाएगा। हम भी 4-5% की रेंज में होंगे, वो भी 4-5% की रेंज में होंगे। तो फ़िक्स इनकम को इग्नोर मत करिए, और जब कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आएगा ओवरऑल, तो उसका भी एक कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो उसको भी पोर्टफोलियो में ज़रूर वेटेज दें। हुँ, ये आपने बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब भारत के बॉन्ड यील्ड और दुनिया के बॉन्ड यील्ड एक ही रेंज में आ जाएंगे, जो करीबन आज हम 6.5-7% की रेंज में चलते हैं, वो 4-5% की रेंज में आ जाएंगे। तो फिर इस लिहाज से, और आप कह भी रहे हैं कि इस पॉलिसी में दरें घटने का पूरा अनुमान है, क्या फिर डेट में भी, फिक्स इनकम में भी इस वक्त पैसा लगाने का सही समय है? बिल्कुल बनता है अनिल जी। आप लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट के, अभी 6.5% की यील्ड है 10 ईयर की। मेरा ये मानना है ये 6 के नीचे आएगी 12 महीने के अंदर, और अगर ये आती है और 6 के नीचे आती है, तो आप डबल डिजिट रिटर्न बना सकते हैं मार्क टू मार्केट गेन से बॉन्ड यील्ड में, और थोड़ी-सी आपको सेफ्टी भी देगी अगर कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं। रशिया यूक्रेन अगर पीस डील होती है, तो भी एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट
फ्यूचर में आ सकता है। और उसके अलावा जैसे मैंने बोला हमारा इंक्लूजन भी होगा ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में, क्योंकि अभी ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स में बात चल रही है, तो इसकी वो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी और यील्ड नीचे आने से आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। थोड़ा-सा कमोडिटी एक्सपोज़र भी रखिए, कहीं भी अगर करेक्शन मिलता है आपको गोल्ड, सिल्वर में ठीक-ठाक करेक्शन मिलता है, इस लेवल पे शायद और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस पे भी ध्यान दीजिए। एक ट्रेडिशनल एसेट एलोकेशन फॉलो करिए। हम जब पढ़ते थे फाइनेंस तो हमें बोला जाता था कि गोल्ड और सिल्वर का भी वेटेज 5-10% होना चाहिए एसेट एलोकेशन में, इतना बॉन्ड्स होना चाहिए। बैक टू बेसिक्स आइए, उसका आपको बहुत लाभ होगा अगले 12-18 महीने में। बिल्कुल सही कहा आपने कि अच्छा पैसा आपका लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में भी बन सकता है। अब आइए, इक्विटी में ही पैसा लगाना है तो क्या है आपकी चॉइस, कहाँ निवेश करना चाहिए? तो अली जी, मुझे लगता है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। थोड़ा-सा कैपिटल मार्केट प्ले में कैच अप हो सकता है। बाज़ार में जैसे-जैसे तेज़ी आएगी, आईपीओ एक्शन बढ़ेगा, तो चाहे वो एक्सचेंज है, डिपॉजिटरीज़ हैं, आरटीएस है, जैसे कैम्स है, वेल्थ मैनेजमेंट है, वहाँ पे अच्छी तेज़ी आ सकती है। कुछ जगह जहाँ नतीजे अच्छे आए थे, जैसे आनंद राठी है या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, वहाँ पे हमने देखा ऑलरेडी काफ़ी मूवमेंट आया है। तो कैपिटल मार्केट प्ले को विद इन फाइनेंशियल्स में इग्नोर मत करिए, अच्छी एंट्री पॉइंट्स दे रहे हैं आपको। ऑटो में जैसे मैंने बोला नतीजे अच्छे आएँगे, आप फोर व्हीलर, टू व्हीलर प्लस उनके एंसिलरीज़ में वेटेज बढ़ा सकते हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में अप्लायंस मेकर्स हैं जैसे एलजी है या प्लेटफ़ॉर्म प्लेयर्स हैं, वहाँ पे मौके अच्छे हमको लग रहे हैं बनते हुए। और एक थोड़ा-सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं, एक पोर्टफ़ोलियो कॉन्ट्रा रखिए कि जो बिल्कुल भी इग्नोर्ड है, अंडर ओन्ड है, बिल्कुल वेटेज नहीं है, तो कुछ सिलेक्टिव अच्छी आईटी कंपनीज़, कुछ सिलेक्टिव अच्छी केमिकल कंपनीज़, जहाँ पे वैल्यूएशन कम्फर्ट है, अंडर ओनरशिप है, उसको थोड़ा पार्ट पोर्टफ़ोलियो का दीजिए। बैक एंड रिटर्न आएगा, लेकिन जब आएगा तो पोर्टफ़ोलियो में अच्छा अल्फ़ा जनरेट करेगा। अच्छी बात है आपने कि बैंक्स एनबीएफसी तो खैर सबको पसंद है, कैपिटल मार्केट वाले भी शेयर आप पसंद कर रहे हैं, लेकिन केमिकल और आईटी ये दो स्पेस ऐसी जहाँ वैल्यूएशंस आकर्षक हो चुके हैं, यहाँ पर अगर सस्ते वैल्यूएशन में अच्छी कंपनियाँ मिले तो निवेश का मौका वहाँ पर है ही। गुरमीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और सभी मुद्दों पर आपने अपनी राय भी रखी। थैंक यू सो मच सर।